नमस्कार। समय नाउ के हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज हम खुश नसीब है कि हमारे बीच इंदौर लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, सरल, सहज और सौम्य व्यक्तित्व के धनी श्री शंकर ललवानी जी उपस्थित हैं। शंकर भैया, मैं इस स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। शंकर भैया, आपसे पहला प्रश्न ये करना चाहता हूं कि आप लगभग 6 वर्ष 6 माह इतने लंबे कार्यकाल तक इंदौर के सांसद रहे हैं। अपनी इस 6.5 वर्षीय यात्रा में लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में आपने इंदौर शहर को कोई बड़ी उपलब्धि दी, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों तक आप बताइए। उपलब्धियाँ तो बहुत सारी हैं जी। जब मैं पहली बार सांसद बना था तो आदरणीय ताई जी ने जो काम शुरू किए थे उसको आगे बढ़ाना था जी। और दूसरी मेरी प्राथमिकता थी कि मैंने पूरे देश के प्रमुख शहरों का एक सर्वे किया था कि कोई शहर तेज़ी से कैसे बढ़ता है। और उसमें मुझे ध्यान में आया कि सबसे बड़ा जो रोल है किसी शहर को तेज़ी से बढ़ने में, वो है कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर। जहाँ कनेक्टिविटी बेहतर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होता है, वहाँ इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती है और उस शहर की ग्रोथ बढ़ती है जी। तो शुरू वाले वर्षों में पूरा ध्यान हमने जो 5 साल है वो कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है। मुझे याद है कि हमने सबसे पहले तो नेशनल हाईवे जितने थे, अभी तक उस समय नेशनल हाईवे सिर्फ हमारा एबी रोड ही कहलाता था जी। लेकिन और भी कनेक्टिविटी बढ़े उसको, तो उसको किस प्रकार से आगे जाए। तो इस एबी रोड के अलावा भी हमने देखा कि इंदौर से जो खंडवा है, क्योंकि इधर से भी महाराष्ट्र से पहुँचते हैं और महाराष्ट्र से आगे साउथ में आपको अगर हैदराबाद जाना हो, बेंगलोर जाना हो, तो वो कनेक्टिविटी इंदौर खंडवा रोड वाली है। बिल्कुल। तो उस समय हमारी प्राथमिकता कि इंदौर से लेकर खंडवा रोड बनाए, तो वो काम तेजी से हुआ और अभी अंतिम चरणों में। पहले हम खंडवा लगभग 5-6 घंटे में पहुँचते थे, रोड जब खराब था। बिल्कुल। बरहानपुर 7-8 घंटे में पहुँचते थे। आने वाले 1-1.5 साल में हम खंडवा 2.5 से 3 घंटे में पहुँचेंगे। बरहानपुर 3-3.5 घंटे में पहुँचेंगे जी। इंदौर से ओंकारेश्वर हमें ध्यान है, कभी कभी कोई गाड़ी घाट पे खराब हो जाती है, ट्रक का एक्सल टूट जाता है, बस खराब हो जाती है, जाम लग जाता है। बिल्कुल सही। घंटों लगते हैं। और ये हमारा एक ऐसा पवित्र स्थान है कि जहाँ लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। ओंकारेश्वर है, तो ये आने वाले समय में 1 साल में आप देखेंगे कि ओंकारेश्वर आप 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। और बाकी सिर्फ यहीं तक नहीं, ओंकारेश्वर की जो ब्रिज है जो नर्मदा के ऊपर है, लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं, तो हमने उस ब्रिज को भी एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया है जी कि रात को आप देखने जाएंगे तो आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा और दिन में भी आप देखेंगे तो अहिल्या माता के दर्शन होंगे, क्योंकि अहिल्या माता की राजधानी महेश्वर रही है जी। ये ज्योतिर्लिंग है, तो वहाँ आपको शिव की कुछ प्रकृतियाँ मिलेगी और वहाँ खड़े रह के आप नर्मदा के दर्शन भी कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की है। जी जी। तो ये जो इंदौर से लेके खंडवा रोड बरहानपुर हुआ, उसके बाद हम मंत्री जी के पास फिर गए हमें कि आपने यहाँ तक तो रोड दे दी, लेकिन हमें और एक रोड थोड़ी दे दो तो हम हैदराबाद और बेंगलोर से जुड़ जाएंगे। तो उन्होंने इच्छापुर के आगे हमें एक नेशनल हाईवे उससे जोड़ने के लिए नया रोड की स्वीकृति दी। अब वो भी रोड का काम तेजी चल रहा है। तो अगले 1.5-2 साल में जब ये काम पूरा हो जाएगा, तो अभी हमें हैदराबाद पहुँचने में 19 घंटे लगते हैं। आने वाले 2 साल में हम हैदराबाद 9 घंटे में पहुँचेंगे। हैदराबाद से बाद आप बेंगलोर भी जा सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी हमारी वहाँ अच्छी हो गई। सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने अच्छा काम हाँ, तो इसमें बहुत सारे काम है, क्योंकि ये सिर्फ सड़क का एक है। दूसरी हम बात करें इंदौर से लेके जो नागपुर है, ये जो हरदा रोड है जिसको नेमा रोड नया बन रहा है, हरदा तक पहुँचेंगे। हरदा से बैतूल से नागपुर से रायपुर से कलकत्ता। अब इधर हम अहमदाबाद कांडला से जुड़े हुए हैं, इधर हम कलकत्ता से जुड़ जाएंगे, इधर हम हैदराबाद बेंगलोर से जुड़ जाएंगे, इधर हम दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हमने एक नया रोड भी जोड़ा है जो शुरू हो रहा है, जो एक आपने देखा होगा, जो बाईपास से आप जाते हैं तो शिप्रा पुल जैसे ही पार करते हैं तो उल्टे हाथ पे एक ब्रिज बनाया नया। ये ब्रिज जाता है उज्जैन, पर लोगों को लगता है उज्जैन का रोड है, पर उज्जैन का नहीं है, उज्जैन से जाता ही है, लेकिन उज्जैन से पहले एक रोड जाता है गरुड़ की तरफ जी। गरुड़ जो रोड जो है वो सीधे बॉम्बे दिल्ली एक्सप्रेस कॉरिडोर से जुड़ा है। वो काफी बन भी चुका है। लोग अब इधर से दिल्ली जा रहे हैं। बिल्कुल। एक दूसरा रोड है, इसी रोड पे आगे जाएंगे तो ये रोड होता हुआ झालावाड़ जा रहा है, झालावाड़ से कोटा बना हुआ है, कोटा से लेके जयपुर बना हुआ है, जयपुर से दिल्ली। तो राजस्थान जाने की हमें कनेक्टिविटी मिल गई, नागपुर रायपुर जाने की कनेक्टिविटी कलकत्ता तक हो गई, इधर हैदराबाद की कनेक्टिविटी हो गई। ये सब 2-3-4 साल में हुआ है। तो ये जब हुआ है तो उसका परिणाम ये रहा कि हम देश की 60% आबादी में 700 किलोमीटर पे जुड़ गए। अब 60% आबादी थी जो 700 किलोमीटर के रेडियस पे हमारी है, तो उसका परिणाम क्या रहा
इंदौर एक बड़ा लॉजिस्टिक हब बन गया जी और उसी का परिणाम है कि हम यहाँ इंदौर में पीतमपुर के बाद बड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉजिस्टिक हब बना रही है जी और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। जी। अब बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं कि इंदौर वो आना चाहती है और इंदौर की तो स्वच्छता में नंबर 1 है, वो एक हमारी यूएसपी है। दूसरा, इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो वो भी हमारी एक अच्छी बात है कि इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, तो इंदौर इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आ रही है। इंदौर के लोग अच्छे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं, तो नहीं, ये बात तो सच मैंने है। रेल का बताया, जी। अभी रोड का तो ये रोड का बताया, रेल का तो बाकी है। जी, वो भी मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ ना। मैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जताते हुए आपको लोकसभा की शहरी विकास समिति में भी रखा है, नगर विकास समिति में। उस लिहाज से आपके पास बहुत बड़ा एक ऐसा मंच मिल गया जो पूरे देश के लिए वो काम करने का अवसर है। तो इंदौर शहर के विकास के संदर्भ में उस समिति में रहते हुए आपने कोई योजना यदि इंदौर के लिए दिलवाई हो तो उसका उल्लेख भी आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल सही बात है, उसका फायदा ये मिला, हमने देखा कि अमृत योजना के अंतर्गत, अमृत तो पहले चल ही रही थी, लेकिन अमृत 2 योजना मिली जी। आपने देखा इंदौर जिस प्रकार तेजी 1200 करोड़ रुपए की अमृत 1200 योजना। करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए जी। राज्य सरकार नगर निगम मिला के लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का ये काम है जी। जिसमें इंदौर और इंदौर के आसपास जो हमारा नर्मदा का तटीय चरण आएगा, ड्रेनेज की लाइन डलेगी। जिस प्रकार तेजी से शहर बढ़ रहा है तो उसमें आवश्यकता है कि पानी की व्यवस्था हो, ड्रेनेज की व्यवस्था हो, उसके लिए दूसरा खान नदी शुद्धिकरण के लिए भी बहुत हम वर्षों से वो आपने 489 करोड़ वाला नहीं 511 करोड़ रुपए वाला जो आपने बड़ा एक मिशन, तो वो भी नगर निगम को मिला। जी जी जी। तो नगर निगम को मिलने के कारण ये हुआ कि अब नगर निगम उस पर काम कर रही है। आने वाले 1-2 साल में हमारी जो खान और सरस्वती नदी है वो जीवित दिखेगी, स्वच्छ दिखेगी। हाँ। ये भी है। और इसके अलावा हमने बाईपास की जो सर्विस रोड है उसके लिए भी नगर निगम को पैसा दिलवाया ताकि वो सर्विस रोड, आप देख रहे हैं कंक्रीट का सर्विस रोड बन रहा है जी। इंदौर जो भौर का चौराहा है वहाँ से लेके खंडवा रोड जो तेजाजी नगर है वो शहर, उसमें यूनिवर्सिटी थी, बहुत सारे धार्मिक स्थान थे, उसकी भी समस्या थी। उसके लिए भी 54 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से दिलवाए ताकि ये रोड भी बन जाए। इंदौर में जो ब्रिजेस बन रही है, आपने देखा होगा इंदौर में ब्रिजेस बन रही है बराबर। इंदौर में आज़ादी के बाद, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आज़ादी के बाद जितनी ब्रिजेस नहीं बनी उतनी इन वर्षों में बनी। 15 ब्रिजेस बन रही है बिल्कुल। और केंद्र सरकार ने 5 ब्रिज तो शहरी क्षेत्र में दी, 5 ब्रिज रेलवे की दी है, और भी ब्रिज आने वाली है, नेशनल हाईवे पे और भी ब्रिज आने वाली है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके हमने बहुत काम किया जी। रेल में भी हमने बहुत काम किया जी जी जी। आपने देखा होगा नया रेलवे स्टेशन बन रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ करा। और वैसे भी रेल की कनेक्टिविटी में हमारे यहाँ माना जाता था कि हम बिल्कुल डेड एंड पे हैं, ईस्टर्न रेलवे के डेड एंड पे बिल्कुल। और उसका परिणाम था कि हमको नई गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, नई ट्रेनें ज़्यादा नहीं मिलती थी, जिस प्रकार शहर तेजी से बढ़ रहा है उस पर इन वर्षों में हमने रेलवे कनेक्टिविटी पे भी काम किया है जी। आप देख रहे हैं इंदौर से लेके खंडवा का काम तेजी से चल रहा है, इंदौर से लेके बुधनी का काम तेजी से चल रहा है, इंदौर से लेके दाहोद का काम तेजी से चल रहा है जी जी। चौथा, इंदौर से लेके मनवाड़ा काम शुरू हो गया है। तो 4 काम तो जो प्रोसेस में शुरू हो गए हैं। और उसके अलावा 2 काम पहले ही है, इंदौर से लेके फतेहाबाद होते उज्जैन ब्रॉडगेज हो गया। हाँ। इंदौर से लेके देवास उज्जैन ब्रॉडगेज और ब्रॉडगेज डबल लाइन हुई। तो देश में 4 लाइन डल रही है, 2 लाइन पहले से ही है, कुल 6 लाइन अलग अलग डायरेक्शन जाएंगे। देश में एक चुनिंदा शहर है जहाँ एक शहर से अलग अलग डायरेक्शन में 6 लाइनें जा रही हो, बहुत तो इंदौर उसमें से एक रहेगा। आपके आग्रह पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 फरवरी 2024 को अमृत स्टेशन योजना के तहत करीब 489 करोड़ के कामों की शुरुआत की थी। आपको क्या लगता है सिंहस्थ के पहले क्या वो पूर्ण हो जाएगा? बिल्कुल, हमारा प्रयास है कि सिंहस्थ के पहले कम से कम जो वो 7 मंजिल का रेलवे स्टेशन है 3 मंजिल बन के तैयार हो जाए, क्योंकि बेसिक जो इम्यूनिटी है, जो यात्रियों की सुविधा है, वो पहले 3 फ्लोर पे हो जाएगी। नीचे ग्राउंड फ्लोर तो प्लेटफॉर्म बन जाएंगे, अंडरग्राउंड पार्किंग हो जाएगी और ऊपर के फ्लोर पे जो फैसिलिटी रहेगी वो रहेगी। तो जो उसके ऊपर के ऑफिस है, वो कमर्शियल स्पेस है, वो भली बाद में बने। तो हमारा पूरा प्रयास है कि इन वर्षों में 28 तक ये 3 फ्लोर बन जाएंगे जो यात्रियों की सुविधा के लिए रहेंगे। और इसके साथ साथ हम लक्ष्मी रेलवे स्टेशन का विकास कर रहे हैं, क्योंकि उसका सीएस में उसका भी लोड बढ़ेगा। हम महू में भी काम कर रहे हैं, उसका भी लोड बढ़ेगा। अब हम दूसरा काम कर रहे हैं कि जो प्लेटफॉर्म में 5 और 6 हैं, आने वाले समय में उसका करेंगे। और राजेंद्र नगर में भी हम इसको डेवलप कर रहे हैं ताकि जो इंदौर रेलवे स्टेशन का जो लोड है वो कम हो, हम काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आप लोकसभा की
लोक उद्यम समिति के भी सदस्य हैं और इसके बावजूद इंदौर शहर में नगर पालिक निगम में बगैर टेंडर के, बगैर कार्य के बिलों का भुगतान हुआ, करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। आपने उस पर क्या ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया? देखिए, महापौर जी ने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे और जी। जो भी दोषी रहेगा उसको कार्रवाई करेंगे, और उसमें जांच चल भी रही है। सरकार भी दोषियों पे कार्रवाई करेगी, इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा जी, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी उस समिति में रहते हुए और ज़्यादा इस कोई शहर बख्शा के नहीं लिए। जाएगा। जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे। आपने 2020 में खजराना का नाम बदलने की एक घोषणा की थी, गणेश क्षेत्र ऐसा कुछ नाम रखने के लिए आपने, उस पर क्या प्रगति हुई अभी तक? उस समय वहाँ के लोगों की डिमांड आई थी कि जी। ये होना चाहिए, पर बाद में ये लोगों का कहना रहा है कि वो खजराना के गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप नाम चेंज करोगे तो उसका जो मूल जो सबके भाव है उनको शहर में हो, शहर के बाहर हो, सबको ऐसा लगा खजराना के गणेश जी, तो बोले नया नाम रखने से और भ्रांतियाँ होंगी, तो ये फिर वहीं से फीडबैक आया। शंकर भैया, आप लोक संस्कृति कला मंच के अध्यक्ष हैं, उस नाते से वर्षों से इंदौर में मालवा उत्सव इतना बड़ा एक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन कालांतर में अब धीरे धीरे वो मालवा उत्सव जो है वो व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र ज़्यादा बनता चला जा रहा है, ऐसा लोगों का आरोप है। क्या उत्सव से ज़्यादा व्यापारिक गतिविधियाँ यानी मेला की तरफ बढ़ना, ये ऐसा नहीं लगता कि वो मालवा उत्सव की जो आप पहचान बनाते रहे, आपने तो बहुत इंदौर में मालवा को के संस्कारों को विकसित करने के लिए संजा बनाना, मांडने मांडना, ये सारी चीज़ों को भी बहुत बड़े पैमाने पर पूर्व में किया है, तो क्या अब आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके नीचे की जो आपकी कमेटी के अन्य लोग हैं कहीं इसको उस तरफ तो नहीं ले जा रहे? आपको इसको दूसरी नज़रिए से देखना पड़ेगा। जी, देखिए, जो मालवा उत्सव में अभी भी जो पहले भी कार्यक्रम होते थे लोक कलाओं के होते हैं। जी। अब लोक कलाओं के साथ साथ परिवार, जिस प्रकार से अगर परिवार के सदस्य की बात करूं, एक परिवार में 4-5 सदस्य हैं, जी। किसी परिवार की रुचि रहती है कि मुझे कला और संस्कृति में रुचि है, वहीं उनकी घर की महिलाओं की रुचि रहती है कि हम शिल्पकारों से कुछ खरीदें, जी। वहीं बच्चों की कुछ इच्छा रहती है कि हम झूले घूमें, वहीं पुरुष है वो उनको लगता है कि मुझे कुछ जिस प्रकार से हम सराफा है या 56 दुकानें, हमको कुछ खाने पीने। तो ये सबकी बातों को ध्यान में रखते हुए उन सब बातों को समावेश किया गया है कि एक परिवार कभी आता है तो उसको सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने को मिले, शिल्प मेला जो कि वर्षों में यहाँ पहले लगता नहीं था, लोगों को आज भी इंतजार रहता है मालवा उत्सव का शिल्प सामान खरीदने का, वो बच्चों को झूला झूलने की इच्छा रहती है तो उनको वो, तो ये तभी हुआ कि हमने देखा कि एक परिवार में जब सब परिवार के लोग आते हैं जी, तो उनको पूरा वहाँ पर इकोसिस्टम मिले, सबको अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से वो मिले, उपलब्धता हो, उसी को ध्यान में रखते बड़ा। अगर समझो अगर हमें गतिविधियों में अगर किसी में भी ऐसी लगा कि ये गतिविधि आवश्यक नहीं तो हम करते नहीं है। आपको बता दूं, अभी आने वाले 2 दिन बाद 25 तारीख से 25, 26, 27 3 दिन फिर मालवा उत्सव का दूसरा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा लालबाग में। और ये तो एक अनूठा उत्सव है। पूरे इंदौर में इतिहास में पहली बार नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, पहली बार अच्छा नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य एक साथ 400-400 कलाकार अपनी प्रस्तुत देंगे। उनको आने में 6 दिन लग रहे हैं, जाने में 6 दिन लग रहे हैं, और यहाँ आके 6 दिन का वो करेंगे, 18 दिन का उनका आना जाना। वो बहुत ठेठ नागालैंड से, मिजोरम से, मणिपुर से, आसाम से, वहाँ से लोग कलाकार आए और वहीं से शिल्पकार भी आए। तो ये एक अनूठा ऐसा रहेगा जिन्होंने इंदौर ने कभी देखा ही नहीं उन्होंने। अब वो उनको देखने को मिलेगा, लेकिन परिवार के लोग आएंगे तो उनको खाने की भी इच्छा रहती है कि 2-3 घंटे घूमे तो कुछ खान, तो उसके लिए वो भी व्यवस्था है, बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था है। तो सब इकोसिस्टम ऐसा डेवलप किया कि आके पूरे परिवार वाले 2-3 घंटे में बिताएं और सांस्कृतिक उत्सव का कार्यक्रम भी देखें। बहुत बढ़िया। शंकर भैया, आप जो हैं लोकसभा की वो अनुपस्थिति उपस्थिति समिति के भी सदस्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपकी उपस्थिति 100% है। वैसे बहुत कम सांसदों की ऐसी उपस्थिति होती है, तो ये आपकी जो 100% उपस्थिति है लोकसभा में, कहीं इसके पीछे वो अनुपस्थिति समिति के सदस्य होने का भय तो नहीं, या कोई अन्य प्रोत्साहन है? जो जवाबदारी मिली उस जवाबदारी को पूरा करना चाहिए।
जैसे अगर हम कोई स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में हमारी अटेंडेंस पूरी होना चाहिए, तो वो छात्र ओबीडिएंट माना जाता, आज्ञाकारी माना जाता। ऐसे भी वो हमारी क्लास है, बड़ी क्लास है, देश की बड़ी पंचायत है जहाँ पूरे देश के विषय उठते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं वहाँ पूरा समय रहूँ। और जहाँ तक समिति का बात है, समिति की दायित्व वो है कि जो लगातार अब्सेंट रहते हैं, किसी कारण से भी रहे हों, कुछ सांसद जेल में रहते हैं, कुछ सांसद बीमारी कारण नहीं आ पाते, तो लगातार जो अब्सेंट रहते हैं, तो उसमें एक नियम है कि इतने दिन अगर अब्सेंट रहे तो आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते, या तो कारण बताना पड़ेगा। जब वो कारण बताते हैं तो वो हमारी समिति तय करती है वो कारण वैलिड है कि नहीं है। तो उस समिति में मैं हूँ, और अभी तो दूसरी समिति में मैं आ गया हूँ। तो ये समिति का काम वो है, अब्सेंट कमेटी का, कि जो अब्सेंट है वो वैलिड कारण है कि नियम अनुसार है कि नहीं है। नहीं तो हम शोकाज नोटिस देके उनको बुलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वाक्य आते हैं, पर किसी न किसी कारण से वो अपनी बात रखते हैं कि लीगल कुछ कारण रहते हैं, कुछ मेडिकल कारण रहते हैं, तो हम वो कारण देख के लोकसभा में ही रिपोर्ट देते हैं। आपने 6.5 साल में लगभग 6,500 करोड़ के काम इस शहर को दिए हैं। ये हौसला, ये हिम्मत, ये जिजीविषा और ये महत्वाकांक्षा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखो, जीवन में आपको कोई अवसर मिलता है जी, तो उसका समय तय है। उस समय तय में आप क्या कर सकते हो ये आपके ऊपर है। वाह। ये समय फिर नहीं आने वाला है, और जब एक मौका मिला है आपको तो उस मौके में आप क्या करके जा रहे हो ये महत्वपूर्ण है। तो मेरा प्रयास है कि 6,500 तो आपने कम बताया, इससे ज़्यादा काम हुए हैं। जी 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 65,000 करोड़ के इंदौर और इंदौर के आसपास काम हुए। 65,000 करोड़। 65 हो सकता है कि मैं आंकड़ा 6,500 एक शून्य लगाना भूल गया, लेकिन नेशनल हाईवे में हमने 35,000 के काम करे हैं, जो रोड में गिना रहा था जी। और जितनी ब्रिजेस यहाँ बन रही हैं, मेट्रो का पैसा आया है, रेलवे का पैसा आया है, एयरपोर्ट का पैसा आया है, IT हब में हमने बनाए हैं। तो 65,000 करोड़ इंदौर और इंदौर के आसपास काम हुए हैं। बहुत बहुत उम्दा आपने निश्चित तौर पर। अच्छा, एक बात और बताइए, आपको विरासत में लोकसभा अध्यक्ष का कार्यक्षेत्र मिला, यानी कि जब लोकसभा अध्यक्ष एक प्रकार से रिटायर्ड हुई, उसके बाद आप यहाँ के सांसद बने, तो चूंकि इंदौर की पहचान लोकसभा अध्यक्ष के कारण काफ़ी लोकप्रियता के साथ हुई ही थी, तो आपको कैसा लगा कि एक लोकसभा अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र को आपने जब शुरू किया और वहाँ उस काम को होने के बाद आपने नए सिरे से काम की शुरुआत की, तो कहीं आपको कहीं कोई हिचक हुई क्या? एक मन में रहता जरूर था कि इतना बड़ा शहर है, और दोनों बार का चुनाव का अगर परिणाम देखेंगे तो ऐतिहासिक रहे हैं। जी, आपके बार भी जो इतिहास बनाया, पिछली बार भी था इतिहास था, इस बार भी इतिहास है इंदौर के चुनाव के लीड के मामले में। जी। तो जवाबदारियां बहुत लगती थी, और आदरणीय ताई जी का लगातार प्रतिनिधित्व रहा है, तो निश्चित तौर पे जवाबदारी, तो इसी जवाबदारी को लेके मन में रहता था कि हम जो जवाबदारी मिली है उसको बेहतर तरीके से कैसे करें। ये हमेशा आज भी रहता है, और जब तक इस पद पे रहेंगे वो रहेगा ही सही। बहुत बढ़िया। जाते जाते हमारे युवा नेताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को और युवा समाज सेवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से एक बात कही थी युवाओं के लिए जी, कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाएंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री बहुत बड़ी बात कही युवाओं के लिए जी, और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपने देखा होगा हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बहुत ही युवा हैं जी, उसकी शुरुआत वहीं से। कार्यकारी अध्यक्ष अभी जो कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं बहुत ही युवा हैं, और अब धीरे धीरे आप देखेंगे समय के अनुसार नए नए युवाओं को पार्टी मौका देगी। और मोदी जी चाहते हैं कि देश का भविष्य युवाओं का है, और युवा हैं उनमें ऊर्जा रहती है, सोच की एक अपनी परिकल्पना रहती है, सोच रहती है। उसी सोच को वो आगे लेके आने वाला समय जो है हमारा, जो देश विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री का है कि 2047 में जब देश आज़ादी के 100 वर्ष मनाएगा, तब विकसित भारत ये पूरी दुनिया का नेतृत्व करेगा। उसमें हमारे ये युवा ही नेतृत्व करेंगे देश का। तो अभी से वो युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से युवाओं से ये कहूँगा कि आइए, आप सामाजिक क्षेत्र में तो काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी आइए, आपका स्वागत है। वाह। तो दर्शकों, ये थे शंकर ललवानी जी, जो कि क्रमशः सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीति की ऊंचाइयों को चढ़ते चले गए, जिन्होंने एक पार्षद से अपने कार्यकाल की, बल्कि महाविद्यालय के
सीआर से अपने जीवन की राजनीतिक ऊंचाइयों को शुरू किया और कालांतर में वो भाजपा के नगर अध्यक्ष, आईडीए के अध्यक्ष, नगर निगम के सभापति होते होते सांसद के मुकाम तक पहुँचे हैं। बेशक वे एक सरल सहज व्यक्तित्व के धनी तो हैं ही, उनकी अपनी पहचान है, वो निर्विवादित राजनीतिज्ञ इस शहर में हैं। सामान्यतः कोई न कोई किसी न किसी खेमे के राजनेता होते हैं, उनके साथ ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है कि वो किसी खेमे से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो निष्पक्ष और निर्विवादित राजनीतिज्ञ हैं। मैं वो हमारे इस कार्यक्रम, हमारे मेहमान में समय नाउ चैनल पर पधारे शंकर भैया, मैं समय नाउ परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।